Hello, welcome all of you in one more class of audit. I hope all of you are fit and fine. और अब तो बिल्कुल पूरी तेज स्पीड से पढ़ाई में अग्रसर हो गए होंगे, बहुत तेजी में काम कर रहे होंगे, क्विक रिविजन्स चल रहे होंगे, फटाफट काम हो रहे होंगे। लगे रहिएगा। मैं इस वीडियो में क्या कवर करने वाला हूं? I will cover cash and cash equivalents. Generally discussion covers two assertion. एक तो existence और दूसरा completeness. मैं दोनों डिस्कशन एक साथ लेके चल रहा हूं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को वेरीफाई करने के लिए एक तरीका, पूरा एक प्रोसीजर। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे कैश की एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना है, मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि कैश शुड एग्जिस्ट, तो व्हाट इज द बेस्ट प्रोसीजर? आप कहोगे सर फिजिकल वेरिफिकेशन, कैश शुड बी फिजिकली वेरीफाइड, राइट? पर हमें यह भी याद रखना होगा कि जब कैश काउंट किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि अकाउंटेंट ने कुछ कैश का मिस एप्रोप्रिएशन किया हो और फिर किसी आउटसाइड सोर्स से उसने कुछ घंटों के लिए कैश मैनेज कर लिया और जब कैश काउंट किया जा रहा है तो वो कैश अवेलेबल हो गया, शॉर्टफॉल पूरा हो गया। जब कैश काउंटिंग ऑडिटर महोदय करके चले गए तो कैश उठाया और वापस कर दिया गया। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि सिंस कैश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट, देयर शुड बी अ सरप्राइज चेक ऑन इट। यानी केवल एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही कैश वेरीफाई ना करें, पर कुछ समय पहले या बाद में भी आप कैश को सरप्राइज कर दें, अपने क्लाइंट को सरप्राइजिंगली आप उनको नोटिस ना दें और सडनली पहुंच जाएं और कैश को काउंट कर लें। सो पहला डॉट यही है, कहते हैं अनलेस कैश इज चेक्ड बाय सरप्राइज, there is no certainty that cash produced for inspection actually belong to client or is held by the custodian. तो ये इंश्योर करने के लिए that actually cash belong to the entity, element of surprise shall be introduced and therefore cash shall be counted not only as on the last day of the year, but it should be counted sometimes later after the end of year without giving prior notice of auditor's visit to the entity or its staff. So in case of cash, it is essential that element of surprise shall be there and therefore cash should be counted not only as on the last day of the year, but it should be counted sometimes later after the end of year without giving the notice of auditor's visit to entity. ठीक, ये पहली बात हो गई। now दूसरी बात, where more than one cash balances have been maintained. एंटिटी में कैशियर के पास भी कैश का बैलेंस है, पेटी कैश भी मेंटेन हो रहा है, इंप्रेस्ड कैश भी मेंटेन हो रहा है, ब्रांच बैलेंस भी अलग मेंटेन हो रहा है। कहते हैं वेयर डिफरेंट बैलेंसेस हैव बीन मेंटेन्ड, ऑल ऑफ देम should be counted
simultaneously so that shortage in one is not made good by transfer from others. जैसे सपोज करिए ये 4 डिपार्टमेंट हैं जहां कैश मेंटेन हो रहा है, यहां पेटी हो रहा है, यहां पर इम्प्रेस्ड कैश, यहां पर कैशियर के पास है, राइट। अब साहब देखिए कैसे क्या हो रहा है। यहां से हमारा ऑडिटर का स्टाफ गया, पेटी कैश काउंट किया, यहां बैलेंस मिल गया। यहां से जब काउंटिंग कैश काउंट हो गया, बैलेंस अग्री हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट से, यहां से ऑडिट टीम यहां पहुंची, तब तक कैश उठाया और यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया। वही एक कैश बार बार आप काउंट कर रहे हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ कैश काउंटिंग हो रही है, सेम कैश आप बार बार काउंट कर रहे हैं। और इसीलिए कहा गया क्या, अगर मोर देन वन कैश बैलेंसेस हैव बीन मेंटेन्ड, all of them should be counted simultaneously so that shortage in one is not made good by transfer from others, right? Third कहते हैं, थर्ड डॉट कहते हैं it is desirable. What is desirable? That cashier should be present at the time of cash counting. जब कैश काउंट हो रहा है, कैशियर मस्ट बी प्रेजेंट एंड ही शुड साइन द स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ कैश काउंटेड। जैसे जैसे कैश काउंट होता जाता है उसकी डिटेलिंग कर ली जाती है, सीरियल नंबर, डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी, नंबर ऑफ करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड टोटल वैल्यू। सो दिस स्टेटमेंट शुड बी साइंड बाय द कैशियर। याद रखिएगा, इफ कैशियर इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कैश काउंटिंग, ही मे हेल्ड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टफॉल इन कैश। अगर ये कैशियर नहीं है तो साहब दिक्कत है, अगर कैश में कुछ कमी निकली तो उसका इल्जाम ऑडिटर या ऑडिटर के स्टाफ पर आ सकता है। अगली बात कहते हैं, इफ ऑडिटर फाइंड्स IOUs or any slip regarding temporary advances paid to employees and included as part of cash balance। आप जब ऑडिट कर रहे हैं तो आपको किसी डॉकेट में, फाइल में IOUs के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। IOUs जस्ट लाइक अ प्रोमिसरी नोट, जहां पर एम्प्लॉइज को टेम्पररी एडवांस दिया गया और उनसे ये IOU स्लिप साइन करा ली गई। कई बार गलती क्या होती है, उनको इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कैश बैलेंस। अगर ऐसा है, इस तरह की चीज हो, IOUs मिले, कोई स्लिप मिले रिगार्डिंग टेम्पररी एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉइज, एंश्योर सच IOUs और स्लिप आर ड्यूली अप्रूव्ड by authorized officer and it is included under appropriate account और उसको appropriate account में शामिल किया गया हो, not under the head cash in hand, right? अगली बात सर मैं करूं आपसे, कहते हैं auditor shall perform cash sensitivity
एनालिसिस। और ये कैसे होगा? बाय कंपाइलिंग समरी ऑफ टोटल कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स फॉर ईच मंथ। तो कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस एज ऑडिटर आपको परफॉर्म करना है। दिस इज एनालिटिकल प्रोसीजर। रीजनेबलनेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये चेक कर रहे हो आप। तो करोगे कैसे? हर महीने में कितना टोटल कैश रिसीव हुआ और कितना पेमेंट किया गया हर महीने, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए, एक समरी बना लीजिए। और जनरली आजकल तो सर अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में बनते हैं। अगर आप एक टैली का एग्जांपल ले लो, उसमें ऑप्शन होता है हर महीने कितना कैश रिसीव हो रहा है, कितना पे किया जा रहा है, उसकी डिटेलिंग मिल जाती है सर। सो आप ये काम कर लीजिए और फिर क्या करना है? एनालाइज ट्रेंड। ट्रेंड को एनालाइज करिए एंड आइडेंटिफाई एनी वेरिएशन इन स्पेसिफिक मंथ्स या मंथ्स। इफ सो, obtain explanation from management। जनरली ये इसलिए करते हैं कि ऐसा ना हो कि किसी एंटिटी में जरूरत से ज्यादा कैश बैलेंस मेंटेन हो रहा हो, क्योंकि याद रखिएगा जहां पर भी जरूरत से ज्यादा कैश मेंटेन होता है, फ्रॉड की संभावना वहीं ज्यादा है। जितनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं कैश की, उसी रिक्वायरमेंट के प्रोपोर्शनेट कैश मेंटेन होना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए ठीक है, पर बहुत ज्यादा मेंटेन हो रहा है तो फिर दिक्कत का मसला है। नेक्स्ट कहते हैं ऑब्टेन BRS यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर ऑल बैंक accounts at the end of reporting period। साल के अंत में क्या करें? जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनका BRS ऑब्टेन कर लें एंड अंडरस्टैंड प्रोसेस एंड पीरियोडिसिटी of making BRS। BRS ले लीजिए और कैसे BRS बन रहा है, कितने कितने अंतराल पर बनता है, इस प्रोसेस को आप समझ भी लीजिए। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं एंश्योर दैट BRS is signed by authorized personnel। किसी ऑथराइज्ड व्यक्ति ने उस BRS को साइन किया हो एंड परफॉर्म द फॉलोइंग, और इस स्टेप को परफॉर्म करिए। मोटा सा छोटा सा स्टेप से क्या करना है? कहते हैं पहली बार टेली बैलेंस एज पर बैंक बुक विद बैंक स्टेटमेंट। तो जो बैंक का लेजर, बैंक बुक का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक जो बैंक का खाता है उसका बैलेंस बैंक स्टेटमेंट से टैली करिए। अगर बैलेंसेस टैलीड हैं तो फिर BRS की जरूरत ही नहीं है। जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शो हो रहा है
वही बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस शो हो रहा है। इसका मतलब कहीं कुछ रिकंसाइल करने की जरूरत है ही नहीं, और जब रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं तो बीआरएस की जरूरत नहीं। पर जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक, बैंक लेजर के मुताबिक बैलेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट एज पर द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, देन बीआरएस बने होंगे और वो आपको ऑब्टेन भी कर लेने। फिर आगे क्या करोगे? चेकिंग ऑल मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम्स। अब जो आइटम्स रिकंसाइल करने के लिए जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, किसमें? कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, इनमें जो डिफरेंस पैदा कर रहे हैं उनको रिकंसाइल करोगे। कैसे? कहते हैं चेकिंग ऑल मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम्स इंक्लूडेड अंडर checks issued but not presented। सबसे पहले उन आइटम्स को देखिए, कौन से? जहां पर चेक्स कंपनी ने इशू कर दी पर वो अभी बैंक में क्लियरिंग के लिए प्रेजेंट नहीं हुई, बैंक ने अभी क्लियर नहीं किया उन्हें। तो होता है सर 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च को मैंने चेक इशू करी। तो मैंने जब चेक इशू करी तो उसकी एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर ली, पर वो चेक अभी बैंक में अपीयर ही नहीं हुई है। तो बैंक का बैलेंस और मेरी बुक्स का बैलेंस, ये दोनों डिफरेंट होंगे। लेकिन ये चेक्स बाद में तो कभी क्लियर हुई होंगी ना, हमें यही एग्जामिन करना है। तो checking all material reconciling items included under checks issued but not presented and obtain bank statement of subsequent पीरियड। यानी अगर आप 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 का ऑडिट कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2020 और उसके बाद अगले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट ले लीजिए एंड एंश्योर दैट ऑल चेक्स issued have been subsequently cleared by बैंक। बाद में वो क्या हो गई हो? क्लियर हो गई हो। इन ऑल केसेस वेयर चेक हैज बिकम स्टेल, जहां चेक स्टेल हो गई हो। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने चेक बनाई, मैं किसी कंपनी का अकाउंटेंट हूं, मैंने पेमेंट के लिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट के लिए चेक बनाई, बना के चेक उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो गई और वो चेक अकाउंटेंट अपनी ड्रॉर में डालकर भूल गया और 3 महीने तक वो चेक वहीं पड़ी रही। तो चेक स्टेल हो गई ना सर, दी ही नहीं गई। क्या ऐसी चेक बीआरएस में अपीयर होना चाहिए? कोई मतलब ही नहीं सर, ये तो चेक इशू ही नहीं की गई। इट शुड नॉट अपीयर इन बीआरएस, इट शुड बी टेकन बैक टू द लायबिलिटी। वापस जो अमाउंट क्रेडिटर्स का है वो इंक्रीज कर दीजिए उतने अमाउंट से जितने अमाउंट की चेक थी। एम आई राइट? ठीक बात है ना? रिवर्सल एंट्री पास करनी है, ऐसे समझ लीजिए। तो वेयर इन ऑल केसेस वेयर चेक हैज बिकम स्टेल, इट शुड नॉट अपीयर इन बीआरएस एंड टेकन बैक टू लायबिलिटी। और सर क्या करना है? चेकिंग ऑल मटेरियल
reconciling items included under checks deposited but not credited by bank. हमें क्लाइंट से चेक मिली 29 मार्च को, 30 मार्च को, मैंने उसको सेल करी थी, उसकी चेक आई 30 मार्च को, मैंने 31 मार्च को उसको बैंक में लगा दिया, पर बैंक में लगाने के पहले मैंने उस चेक की एंट्री अपने यहां कर ली होगी, पर वो चेक बैंक कब क्लियर करेगा, बैंक कब क्रेडिट करेगा उस चेक को? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो फिर हमारे बुक्स में जो बैलेंस है और जो बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक बैलेंस है वो फिर डिफरेंस हो गया, फिर डिफरेंट हो गया। तो ऐसे सभी मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम्स को, कौन से चेक्स डिपॉजिटेड, हमने अपने खाते में लगाई चेक पर वो क्लियर नहीं हुई, उनको एग्जामिन करें और क्या करना है, फिर वही काम करना है, एंड ऑब्टेन बैंक स्टेटमेंट of subsequent year to ensure क्या इंश्योर करना है, टू इंश्योर ऑल सच चेक्स हैव बीन subsequently credited by bank. Now, in case where check has not been credited beyond reasonable time, जैसा मैंने कहा, मैंने 31 मार्च को चेक लगा दी, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल अगले वर्ष की, 5 अप्रैल, उसमें तो क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत डिले होगा तो सर विद इन अप्रैल पैसा आ जाना चाहिए बैंक में, मई आ जाना चाहिए, विद इन जून आ जाए पैसा। पर अगर 3 महीने गुजर जाएं और चेक क्रेडिट ना हो तो फिर क्या हुआ? चेक इज नॉट, वेयर चेक हैज नॉट बीन क्रेडिटेड बियॉन्ड रीजनेबल टाइम, then obtain explanation from management कि आपके BRS में तो ये चेक अपीयर हो रही है कि आपने इतने अमाउंट की चेक बैंक में लगाई, ये पैसा क्यों नहीं आया? If explanation is not satisfactory, then auditor shall verify revenue recognition in respect of such party to see what, whether revenue recognition in respect of such party is in order. यानी जिस डेटर से या कस्टमर से ये चेक आई है उससे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंपनी प्रॉपरली कर पा रही है, एंड इट शुड बी एज पर कंपनीज रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी। ठीक, तो जहां पर चेक कंपनी ने लगाई, चेक क्रेडिट नहीं हुई, तो देख लीजिए कि उस पार्टी के साथ रेवेन्यू रिकॉग्निशन साइकिल शुड बी प्रॉपर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज प्रॉपरली डन बाय द कंपनी। मेक श्योर कर लें कि कंपनी उस पार्टी से प्रॉपरली रेवेन्यू का रिकॉग्निशन करती हो। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, इसी में ही अगला पॉइंट, अगला डैश कहते हैं चेकिंग all material reconciling items included under
amounts debited or credited by bank but not accounted for in books of accounts। कोई ऐसा अमाउंट जो बैंक ने डेबिट किया या क्रेडिट किया और उस अमाउंट को एंटिटी ने अपनी बुक्स में डील नहीं किया, यानी बैंक कह रहा है कोई ऐसा अमाउंट है, कोई चेक जो आपने इशू करी या कोई चेक आपको मिली या कोई और अमाउंट, वो बैंक स्टेटमेंट में तो अपीयर हो रहा है पर एंटिटी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए सर? कहते हैं इफ अमाउंट इज मटीरियल इंसिस्ट मैनेजमेंट टू एडजस्ट द सेम इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैनेजमेंट से इंसिस्ट करिए कि वो बैंक में अपीयर हो रहा है, यानी वो ट्रांजैक्शन हुआ जो शायद आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में छूटा हुआ है, इंसिस्ट करो कि वो अपनी बुक्स में शामिल करें। एंड इफ मैनेजमेंट disagrees, auditor may consider to qualify on this aspect। आप चाहें तो फिर इस एस्पेक्ट पर क्वालिफाई भी अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, आइए सर, इतनी सी बात हो गई एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस के बारे में। थोड़ा सा और बता दूं डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर के बारे में। आइए, तो जैसा मैंने पहले भी कहा, पहला पॉइंट क्या, डायरेक्ट कंफर्मेशन इज सिग्निफिकेंट ऑडिट प्रोसीजर टू कॉन्टैक्ट, अभी तक क्या बोलते थे, कस्टमर, डेटर्स, क्रेडिटर, टू कॉन्टैक्ट बैंक, FI एंड ऑब्टेन बैलेंस कंफर्मेशन in respect of current account, CC account, deposit account, EEFC account, restrictive यूज अकाउंट। तो सर सेम थिंग, डीसीपी डायरेक्ट कंफर्मेशन इज सिग्निफिकेंट ऑडिट एक्टिविटी टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट बैंक टू ऑब्टेन बैलेंस कंफर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, EEFC एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। जनरली दिस अकाउंट is maintained by the exporters who have proceeds in foreign currency। तो not all banks deal in foreign currency, तो वो banks, those banks which deal in foreign currency, they provide this facility of EEFC and generally exporters they maintain such accounts। तो ये जब वो EEFC अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उनके अकाउंट में पैसा कैसे आता है, इन टर्म्स ऑफ डॉलर या पाउंड, राइट। सो रेस्ट्रिक्टिव यूज अकाउंट, जैसे एंटिटी अनपेड डिविडेंड अकाउंट खोलती है, जो आपने पढ़ा है। जब कंपनी आईपीओ लेके आती है तो एस्क्रो अकाउंट खोलती है, जिसके रेस्ट्रिक्टिव यूज होते हैं। तो जितने भी बैंक अकाउंट हैं सबका कंफर्मेशन मांग लीजिए। इफ डिस्क्रिपेंसी इज रिवील्ड,
आस्क मैनेजमेंट या एंटिटी टू इन्वेस्टिगेट एंड रिकंसाइल। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी मिले तो मैनेजमेंट से, एंटिटी से कहें कि उस डिस्क्रिपेंसी को इन्वेस्टिगेट करे, रिकंसाइल करे। एंड इन केस वेयर देयर इज अनरिजॉल्व्ड क्वेरी, डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व नहीं हो रही है, ऑडिटर में ऑल्सो ऑब्टेन एक्सप्लेनेशन, रिटन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द बैंक एज वेल। ठीक, अगली बात कहते हैं दिस कंफर्मेशन शैल बी ऑब्टेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 100% बैंक अकाउंट्स। जैसा मैंने भी कहा, सारे बैंक्स का कंफर्मेशन आपको लेना है। इन पर्टिकुलर केस वेयर बैंक डज नॉट रिप्लाई, अगर बैंक रिप्लाई नहीं करता, देन ऑडिटर शैल अडॉप्ट the additional steps। आप एज ऑडिटर एडिशनल स्टेप्स लेंगे। क्या? The balances shall be agree with the bank statement in the presence of auditor। ठीक, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट हैं, उनके बैलेंस अग्री कराए जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर। पहली काम। दूसरा काम, the auditor shall send the member of audit team to the concerned bank branch along with entities personnel। ऑडिटर क्या करे? अपने किसी ऑडिट स्टाफ को भेजे उस बैंक के पास, उस बैंक ब्रांच के पास जहां से कंफर्मेशन नहीं आ रहा, along with entities personnel, right, in order to obtain बैलेंस कंफर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांच। तो सिंपल सा काम करना है, एक तो खुद ऑडिटर अग्री कर ले बैलेंसेस एज पर अकाउंट्स एंड बैंक स्टेटमेंट, और फिर अपने किसी स्टाफ को भेजे उस बैंक से क्या लेने के लिए? बैलेंस कंफर्मेशन अलोंग विद एंटिटीज सम पर्सनल। सो विद दिस आई कैन से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज ओवर। सो आई हैव सेड दिस इज वेरी शॉर्ट, दिस इज वेरी सिंपल, तो फटक से इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।